सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में x इज सच दैट, ये जो साइन आप यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से x के बाद जो लगा हुआ है इसे सच दैट कहते हैं। तो आपको पूरे सेट में इसे सच दैट ही पढ़ना है, रेशियो नहीं पढ़ देना है। x इज सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 9। यानी कि यहाँ पर हमें मान लीजिए कोई सेट है a जो कि इस हिसाब से है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइज़र है 9 का, जो कि 9 को डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पर ऐसा केवल और केवल एक ही नंबर है जो कि है 3 के सिवा ऐसा और कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो कि 9 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। हाँ, यहाँ पर आप 1 को भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 भी एक ऐसा इंटीजर है, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 9 को डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर हमसे कहा गया है कि x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रपोर्शन। मतलब अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सेट B है और इस सेट के अंदर प्रपोर्शन के सभी लेटर हैं। तो प्रपोर्शन का सबसे पहला लेटर है P के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है R के बाद यहाँ पर हमें O देखने को मिल जाता है और उसके बाद P दोबारा से रिपीट होता है। तो क्या हमें P को दोबारा से लिखने की ज़रूरत है? हाँ, अगर आप लिख देते हैं तो इसे कोई गलती आपके एग्ज़ाम्स में नहीं कंसीडर की जाएगी, मगर वैसे आपको P को दोबारा लिखने की कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार P को लिख दिया है तो फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ओ भी रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो ओ को भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें आर भी रिपीट होते हुए दिख रहा है जो कि हम लिख चुके हैं, तो हमें इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर प्रोपोर्शन वर्ड में टी आता है, फिर से यहाँ पर जो है हमें आई आता हुआ दिख रहा है, तो हम आई को लिख देंगे। फिर हमें यहाँ पर ओ आता हुआ दिख रहा है, तो हम ओ को नहीं लिखेंगे और लास्ट में हम एन को लिख देंगे और ये हमारा वर्ड प्रपोर्शन का लेटर्स का सेट बन चुका है जो कि है रोस्टर फॉर्म में। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें और क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहाँ जहाँ पर हमें सेट्स जो हैं वो रोस्टर फॉर्म में दिए हैं और हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिए हैं और हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए सेट दिया गया है। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब अगर हम एक सेट लेते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब हमने मान लिया कि इसका जो एक एलिमेंट है वो है x। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर ये जो n है ये एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि यहाँ पर हम किसे कैसे डिनोट करेंगे। मतलब अगर मैंने n लिखा है तो ये आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। अगर मैंने यहाँ पर z लिखा है तो z यहाँ पर आपके इंटीजर नंबर्स को दर्शाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर q लिखा है तो q यहाँ पर आपके रेशनल नंबर्स को दर्शाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर i लिखा है तो ये i आपके इर्रेशनल नंबर्स को दिखाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर आपके r लिख दिया है तो इसे रियल नंबर भी पढ़ा जाएगा। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी हम इन्हीं शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि अब मैं इस क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग w का इस्तेमाल करते हैं।
तो अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि n, और इसकी मतलब लिमिट कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 से नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग होती है, इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि x 6 के इक्वल है या तो 6 से छोटा है। तो 6 से जितनी भी छोटी वैल्यू होएंगी वो सारी हम यहाँ पर पुट कर देंगे और 6 भी पुट कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है सेट बिल्डर फॉर्म से सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने को, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप यहाँ पर मान लीजिए कोई सेट ए है, इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर भी हम एलिमेंट मानेंगे x इज सच दैट, यहाँ पर ले लेंगे y की पावर n। अब यहाँ पर n क्या है, तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि y जो है, y क्या है यहाँ पर हमारा y इज इक्वल टू 5, या फिर आप y की जगह पर यहाँ पर डायरेक्ट 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर n, और n इज लेस देन इक्वल टू 4 वेयर n बिलोंग्स टू n। यहाँ पर इस तरह से आप इसके सेकंड पार्ट का आंसर लिख देंगे। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो जैसा कि यहाँ पर आपको जैसे अभी मैंने समझाया है उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म से सेट रोस्टर फॉर्म में। तो अभी ये जो सेट है ये ए है, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमें ये देखना है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 10 से कम या तो इक्वल होनी चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर x जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, और जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 हो जाएगा, जो कि हमारी लिमिट से इस टाइम पे बाहर है। तो हमारा आंसर इतना ही हो जाएगा। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में बी सेट है, और इसमें हमें आंसर क्या बताना है। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1/2n-1, जहाँ पर n की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल है और 5 से बड़ी और इक्वल है। अगर हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू देखने को मिलेगी 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो सेट का जो पहला एलिमेंट होएगा वो 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 4 - 1 यानी कि 1/3 यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा। अगर हम थर्ड एलिमेंट के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हम n की जगह 3 पुट करेंगे, जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 1/5। फिर हमें ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 - 1 मतलब कि यहाँ पर हमें 1/7 देखने को मिलेगा। उसी के बाद अगर हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 2 इंटू 5 यानी कि 10, और 10 - 1 मतलब हमें 1/9 यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमसे कहा गया है कि भैया सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे। आपने अभी सेट बिल्डर वाले क्वेश्चन ऊपर किए होंगे जो आपको दिए हुए थे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ओपन ब्रैकेट -7 ओपन ब्रैकेट 0,
तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे? तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन अब आपके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने इंटरवल तो पढ़ ही लिया है और साथ ही साथ आपने सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन भी समझ लिया है। तो आपको ये चीज़ बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो अगर आप देखेंगे कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिखाना है कि किससे बिलोंग कर रहा है। उसके बाद कॉमा, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? माइनस। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो होती है इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन की, वो ये होती है कि जो छोटी वैल्यू हम लोग लिखेंगे, जो भी हम लोग छोटी वैल्यू लिखेंगे, लाइक मतलब अगर कोई वैल्यू माइनस में है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये छोटी वैल्यू आपने पहले लिखी है लेफ़्ट साइड में और बड़ी वैल्यू क्या है? राइट साइड में लिखी है। तो यही आपको हर क्वेश्चन में करना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं करना है कि बड़ी वैल्यू पहले लिख देनी है और छोटी वैल्यू बाद में लिखनी है। इससे अगर आपको मान लीजिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कहा है कि मतलब इस इंटरवल को आप लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आप ऐसा कर दें कि नहीं भाई हम बड़ी वैल्यू को पहले लिख दें और छोटी वैल्यू को बाद में, तो आपके एग्जामिनर तुरंत पूरे नंबर काट लेगा क्वेश्चन में, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन में। इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि कभी कभी हम समझ लेते हैं कि भाई ये जो साइन है माइनस का, ये प्लस का है, मतलब ये जो है हम इसको निगेटिव की जगह पॉजिटिव समझ लेते हैं और बाद में लिख देते हैं। तो मैंने गलती की हुई है, इसलिए आपको एडवाइस दे रहा हूँ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? -7 से ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू इक्वल तो नहीं है -7 से। -7 से क्या है? ये केवल और केवल -7 से बड़ी है, ना कि इक्वल। और ज़ीरो से क्या है? ज़ीरो से छोटी है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। एक बार इसको आंसर को मैं सही से लिख देता हूँ। इस हिसाब से आपको क्या करना है? इसका आंसर लिख देना है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि भाई सेकंड पार्ट में क्या करना है। तो ये एक बी सेट है। अब यहाँ पर क्या है? दोनों क्लोज्ड इंटरवल हैं, मतलब दोनों ही ओपन इंटरवल नहीं। मतलब क्या करेगा? ये दोनों ही वैल्यू को इंक्लूड करेगा। तो सबसे पहले आपको कभी भी ये इंटरवल का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर यानी कि आर। और उसके बाद आपको क्या करना है? सिक्स सिक्स से वैल्यू क्या है? इक्वल और बड़ी है, और 12 से क्या है? इक्वल और छोटी है। तो आपको इस हिसाब से इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। उसके बाद अब हमें थर्ड पार्ट कर लेना है। थर्ड पार्ट में क्या होएगा गुरुजी? थर्ड पार्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6 की साइड क्या है? 6 की साइड ओपन ब्रैकेट है और 12 की साइड क्या है? क्लोज ब्रैकेट है। यानी कि इसमें 12 को तो हम लोग इंक्लूड करेंगे सेट में, जो हम रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 12 को तो इंक्लूड करेंगे, मगर 6 को क्या करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको किस हिसाब से लिखा जाएगा? सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? ये हमारा सी सेट है। तो सी सेट को किस हिसाब से लिखेंगे? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। उसके बाद 6, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्लूड नहीं करेंगे। 6 को क्या करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे। और किसको इंक्लूड कर रहे हैं? 12 को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि एक्स इज एक्स इज एक्स इज ग्रेटर दैन 6 बट लेसर दैन इक्वल टू 12। इस हिसाब से हमें आंसर लिखना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? फोर्थ क्वेश्चन हम मान लेते हैं जो सेट है वो डी है। तो डी सेट में क्या हमें लिखना है? -20 की साइड तो क्लोज ब्रैकेट है और 3 की साइड क्या है? ओपन ब्रैकेट है। मतलब -20 को तो हम लोग इंक्लूड करेंगे, मगर 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। और बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बट आप इसको अपने होमवर्क में करिएगा। लिख देते हैं।
आंसर आपको इसका कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। चलिए अब इसका हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप से। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो भैया यहाँ पर अब आपको जो है क्या करना है, इस सेट का जो है आपको सबसेट्स बताने हैं कि मतलब इन सेट के कितने सबसेट होंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मगर हम लोग इनको करेंगे। तो आपको पहला सेट क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं, मात्र एक एलिमेंट है गुरुजी। तो अब अगर एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स किस प्रकार से आएंगे, 2n, यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या पता चलेगा, देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेट क्या है, 0,1। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाती है। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर कितने होंगे, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला। और हर क्वेश्चन, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें जो भी फार्मूला यूज़ हो रहा हो उसको आप फार्मूले को ज़रूर लिखिए। इससे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि फार्मूलाज आपको याद होते चलते हैं। कोई भी चैप्टर करिए, कोई भी क्वेश्चन करिए, उसमें फार्मूला ज़रूर करिए। तो 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स का। तो ऐसे ही राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट, सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स तो हमने लिख दिया। अब हमें ये भी लिखना है कि ऑल पॉसिबल सबसेट, कि कौन कौन से सबसेट यहाँ पर बनेंगे, सबसेट। तो इसका क्या होएगा, इसमें तो एक फाई होएगा, ऑल पॉसिबल सबसेट्स में एक फाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा। इसके सिवा और कोई भी इसके क्या है, पॉसिबल सबसेट्स नहीं है। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई जो कि सबका होता है भाई, फाई सबका होता है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। और एक हो जाएगा आपका 0, और एक हो जाएगा 1, और एक ये खुद हो जाएगा। तो ये चार जो है ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं। अब आपको जो है क्या करना है कि जो ये आपके दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। तो पहले लेक्चर में, जो कि हमारा सेट्स का पहला लेक्चर था, इसमें मैंने आपको मात्र 3 क्वेश्चन दिए हैं। और इन तीनों क्वेश्चन की मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है इन्हें ज़रूर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और हमारे चैनल को मैथ्स पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आप सभी के सपोर्ट से हम लोग फ्री एजुकेशन काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर 3 और 4 का जो, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर आपको कमेंट्स में छोड़ना है। डायग्राम है। चलिए अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर बढ़िया बढ़िया आपको दिए गए हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको भतेरे तो नहीं देखने को मिलेंगे, मगर जब आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम अपना देने जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ये पार्ट वाले क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आपके केस स्टडी में देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए, इन सभी में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं, बिल्कुल प्रेजेंट है। और आपको ये हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। और आप जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है बैठते हैं तो आपको हाँ देखने को मिल सकता है, मगर जनरली इतने इजी क्वेश्चन वहाँ पे कॉम्पिटिटिव में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, मगर आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सल सेट में क्या है,
1 से लेकर के 9 तक सभी नेचुरल नंबर प्रेजेंट हैं। उसके बाद अगर आप ए सेट देख लेते हैं तो ए सेट में आपको 1 2 3 4 दिया हुआ है, और बी में आपको 2 4 8 दिया हुआ है, और सी में आपको 3 4 5 6 दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो पहला पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट दिया हुआ है ए निगेशन की। ए निगेशन क्या है, तो ए निगेशन निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ए में प्रेजेंट है 1 2 3 4। तो इसका मतलब अब हम ए निगेशन में 1 2 3 4 तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। अब एक बार हम यूनिवर्सल सेट में नज़र डालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 है ही, क्योंकि मतलब इसमें तो सभी एलिमेंट होंगे जो बाकी सभी सेट्स में होंगे। तो अब हमें यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 हटा देना है, और बाकी सारे एलिमेंट जो भी बचे हुए हैं वो ए निगेशन में क्या करने हैं, लिख देने हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे क्या है, ए निगेशन के सभी एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें होंगे। क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए कितनी आसानी से जो है यूनिवर्सल सेट के ये जो भी क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ईजिली आपको बनेंगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं ये, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए या फिर जो है आपकी केस स्टडी जो कि 4 नंबर की आती है उसी में देखने को मिलेंगे ये आपको। अब हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है बी निगेशन। तो बी निगेशन में हमें क्या करना है, अब जो भी एलिमेंट बी में है वो हमें हटा करके बाकी सभी एलिमेंट रख देने हैं जो कि यूनिवर्सल में है। तो बी में क्या क्या है, 2 4 8। तो हमें क्या लिखना है, 1 1 के बाद 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 बी में है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 बी में है। फिर हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है। अब 8 क्या है, 8 बी में भी है तो हम 8 को नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 7 के बाद 9 लिखेंगे। तो अब ये हमारा क्या होगा, ये बी निगेशन सेट हो गया हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निगेशन। तो इसका मतलब आपको पहले आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे कि ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट आपको दिखेंगे वो आपको लिख लेने हैं। तो सब ए और बी में आपको कौन से कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं, 2 और 4 के सिवा कोई और नहीं है एलिमेंट जो इसमें कॉमन हो, तो 2 और 4 लिख लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका निगेशन कर देना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का निगेशन। तो 2 4 आपको यूनिवर्सल सेट में से 2 और 4 को हटा देना है और बाकी सभी एलिमेंट आपको इसमें रख देने हैं। यानी कि 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद हमारा 5 आ जाएगा। अब क्या है, सभी एलिमेंट आ जाएंगे जो लास्ट तक हैं। ये हमारा हो गया 9 तक। तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट यहाँ पर जो है गलत प्रिंट हो गया है, तो इसको अभी हम लोग हटा लेंगे, फोर्थ पार्ट को हटा लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसमें इंटरसेक्शन लगा दिया था भैया ने जिन्होंने पीडीएफ बनाई है, तो इसमें अभी मैंने यूनियन कर दिया। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, तो आपने ये आइडेंटिटी डी मॉर्गन्स लॉ में भी पीछे पढ़ी थी। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं होगी, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में कर लेंगे। ये एक पार्ट आपको केवल होमवर्क में करना है, ये एक पार्ट आपको होमवर्क में कर लेना है। अब जो बाकी बचे 2 पार्ट हैं वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ वाले में आपको क्या करना है, फिफ्थ वाले में आपको दिया हुआ है ए निगेशन निगेशन, मतलब ए निगेशन पर फिर से निगेशन। तो सबसे पहले ए निगेशन क्या होगा वही देख लेते हैं। तो ए निगेशन आपने ऊपर निकाला हुआ है, एक बार ए निगेशन आपने ऊपर ये निकाला हुआ है 5 6 7 8 9। तो अब ये पहले हम लोग यहाँ पर ये लिख लेंगे कि 5 6
7, 8, 9। अब ए निगेशन का निगेशन यानी कि ए निगेशन का निगेशन, तो ए निगेशन में जो भी एलिमेंट हैं वो छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट हम लोग जो है लिख लेंगे। ए निगेशन में जो भी एलिमेंट हैं बाकी सभी वो छोड़ करके एलिमेंट हम लोग यूनिवर्सल सेट में बचे हुए एलिमेंट लिख लेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9 छोड़ के हम ये 4 एलिमेंट शुरुआत के लिख लेंगे, क्योंकि बाकी तो जो है ए निगेशन में है, तो ये छोड़ करके हम लोग बाकी सब लिख लेते हैं। यानी कि तो हमारे वो क्या है 1, 2, 3, 4। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ए सेट आ गया। तो ये एज अ आइडेंटिटी भी जो है ट्रीट की जाती है कि ए निगेशन का जो निगेशन होएगा, क्या मतलब ए निगेशन का जो निगेशन होगा वो हमेशा क्या होएगा, वो ए के ही इक्वल होगा। मतलब किसी भी सेट का निगेशन जो होएगा, डबल निगेशन जो होता है, वो हमेशा क्या होएगा, वो हमेशा खुद के सेट के ही इक्वल होगा। समझ गए ये बात? ये इसको एक अपने दिमाग में आइडेंटिटी की तरह बसा लीजिए। ये आपको एक आइडेंटिटी की तरह ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से आप इस बात को समझ भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको ये बात ध्यान रहेगी। अब हम लोग 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? 6th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है b माइनस सी का निगेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, b माइनस सी निकाल लेंगे। b माइनस सी, तो b माइनस सी का मतलब है कि b में तो वो एलिमेंट होएगा मगर वो एलिमेंट c में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि b में आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, b में आपको क्या एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 4, 8, और c में क्या एलिमेंट हैं 3, 4, 5, 6। तो आपको b में 3, 5, 6 नहीं देखने को मिलेगा, केवल और केवल 3, 5, 6 आपको बी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको केवल 4 देखने को मिल रहा है जो बी में है। और सी में क्या है, सी में भी 4 है। तो यानी कि बी और सी में केवल और केवल एक कॉमन नंबर है, और वो एक कॉमन नंबर क्या है, वो एक कॉमन नंबर हमारा 4 है। तो 4 को छोड़ करके 2 और 8 को हम क्या कर लेंगे, इसमें इंक्लूड कर लेंगे, इसमें लिख लेंगे। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, निगेशन कर लेंगे, बी माइनस सी का निगेशन। तो b माइनस सी के निगेशन में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 1, 1 पहले तो 1 आ जाएगा, फिर 2 छोड़ दीजिए, 3 को लिख लीजिए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब क्या है, अब 8 भी नहीं आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, केवल जो है डायरेक्ट 9 आ जाएगा। तो यही जो है ये सब एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन थे, ये आपको बहुत बढ़िया मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन करने में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो, और इन क्वेश्चंस ने आपका मोटिवेशन भी बढ़ाया होगा। अब मैंने इस पूरे ये जो 6 क्वेश्चन है इनमें से मैंने 5 आपको करके दिखा दिए हैं, एक होमवर्क के लिए दिया है। उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर जो है कमेंट में हमें दे देंगे। और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, तो आपको जो है अभी आपने वीडियो देखते देखते ही तुरंत इसको जो है सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे भी देखिए एक क्वेश्चन हमारे लिए आ गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पीछे अभी हमने देखिए ये सभी क्वेश्चन लगा लिए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मिला है। अब जो है हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो इन अ ग्रुप 50 पीपल, 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड all the people speak at least one of the two languages. How many people speak only English and not Hindi? How many people speak English? तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी की बात चल रही है, मगर आपको इंग्लिश में जो है कुछ भी नहीं पता है। तो चलिए आप हिंदी में समझिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें 35 लोग जो हैं यानी कि 35 लोग जो हैं वो हिंदी बोल सकते हैं, और 25 ऐसे लोग हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, मतलब इंग्लिश और हिंदी। और उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो एटलीस्ट दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोल ही सकते हैं। हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश बट नॉट हिंदी, मतलब उन 50 लोगों में ऐसे कितने लोग हैं जो कि केवल और केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी नहीं बोल सकते हैं। और हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश,
मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो कि मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों या फिर केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, लेट मतलब हिंदी वाले जो लोग हिंदी बोल सकते हैं, लेट हिंदी स्पीकिंग पीपल सेट, या फिर आप ऐसा ना करके जितने भी लोग हिंदी बोल रहे हैं उनके सेट को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एच मान रहे हैं। और जितने भी लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश बोलने वालों के सेट को हम क्या मान रहे हैं, ई मान रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि 35 स्पीक हिंदी, मतलब यहाँ पर हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हमें नंबर ऑफ मतलब कितने एलिमेंट हिंदी बोलने वालों के सेट में है, उतने लोगों मतलब उतने उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम इस प्रकार से जो है लिखते हैं। एक कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पूरे को क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी। इसको क्या पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ पीपल स्पीक द सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी। अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें क्या है, इसमें 35 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं। अब दोनों मतलब कि दो यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस जो बोल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एच यूनियन ई। मतलब जो लोग दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं उनको यही तो लिखेंगे, एच यूनियन ई। तो इसका मतलब क्या हो जाए, नहीं सॉरी यूनियन नहीं, दोनों, मतलब कि दोनों सेट में जो कॉमन लोग हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शन। तो मतलब ये लोग दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन। ध्यान रखना एक सेट में अगर मान लीजिए कि इसमें 35 हैं, तो फिर अगर कम एलिमेंट हैं उससे, तो कभी भी बीच में यूनियन नहीं लगेगा, उसमें इंटरसेक्शन ही लगेगा। क्योंकि आप सोचिए कि मतलब इसमें 35 एलिमेंट्स हैं और इसके यूनियन में जो है वो 25 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनियन में हमेशा ज़्यादा ही एलिमेंट होंगे। क्योंकि यूनियन क्या होता है, दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी यूनियन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस यूनियन में कभी एक सेट से कम एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, और आप इसके लिए देखिए एन एच यूनियन ई में क्या होंगे, एच यूनियन ई में 50 एलिमेंट होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट मतलब एक मतलब को जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो सभी कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। और टोटल लोग कितने प्रेजेंट हैं, 50 लोग, 50 पीपल, मतलब कि कोई तो जो है इन दोनों का जो यूनियन होगा वो 50 होएगा, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई लैंग्वेज बोल सकता है। यहाँ पर मौजूद जो 50 पीपल हैं वो कोई ना कोई लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसलिए जो हम यहाँ पर यूनियन लेंगे वो 50 मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। मतलब जो लोग केवल इंग्लिश बोल सकते हैं और हिंदी नहीं बोल सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि अब हम यहाँ पर देख लें, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ई माइनस एच का मतलब आपको पता है कि मतलब ई में जो एलिमेंट हैं वो मतलब ये जो होएगा ई माइनस एच में वो एलिमेंट होंगे जो ई में तो होंगे मगर एच में नहीं होंगे। इससे क्या पता चलता है, जो लोग केवल और केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ये देखेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब है, अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए ये हिंदी वालों का सेट है एच है, और ये इंग्लिश वालों का सेट है क्या है, ई है। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर कौन सी प्लेस होगी, इंटरसेक्शन यहाँ पर ये जो बीच का पोर्शन है ये इंटरसेक्शन है, बीच का ये जो पोर्शन है येलो कलर से मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये जो है ये क्या है, ये इनका इंटरसेक्शन का पोर्शन है। तो अब अगर मैं
हमें निकालना है कि जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग। तो इसमें से अगर हम इस इंटरसेक्शन के पार्ट को, ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है, इसे हम तो अब अगर हमें ये निकालना है कि टोटल कितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब केवल इंग्लिश बोल सकते हैं और हिंदी नहीं बोल सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने लोग केवल हिंदी बोल सकते हैं और इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे एन एच इंटरसेक्शन ई माइनस एन एच से। अब ऐसा कैसे हुआ, ये चीज़ भी हम वेन डायग्राम से समझेंगे। अब अगर आप वेन डायग्राम को ध्यान से समझें तो आपको वेन डायग्राम से एक चीज़ पता चलेगी कि अब देखिए, मान लीजिए कि ये एन एच इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट जो है येलो कलर से शेडेड है वेन डायग्राम में, इसमें ये जो पार्ट है ये एन एच इंटरसेक्शन ई का है। और जो ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है, अगर इसमें से हम जो है मतलब ये जो टोटल यूनियन का पार्ट है, यानी कि ये पूरे दोनों सर्कल का एरिया, ये जो दोनों पूरे सर्कल का एरिया है, ये क्या है, एन एच इंटरसेक्शन ई का पूरा पार्ट है। तो अगर हम इसको हटा दें, इस पूरे पार्ट को हटा दें, जो कि हमारा ये जो पूरा ये जो यूनियन है हमारा, यानी कि ये जो पूरे दोनों सर्कल हैं, इन दोनों में से अगर हम कितना पार्ट हटा लें, अगर हम हिंदी बोलने वाला पार्ट ही हटा लें, मतलब पूरे 50 में से हम 35 माइनस कर लें, इस 50 में से हम 35 को माइनस कर लें, तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि कितने लोग केवल और केवल जो है हिंदी बोल सकते हैं, हमें ये मिल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करते हैं अपना जो है आंसर निकालने का प्रोसेस इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नए पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एन एच माइनस ई। तो सबसे पहले हमें क्या, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, एन एच इंटरसेक्शन ई माइनस, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, एन एच यूनियन ई माइनस एन एच। तो इसमें कितना है, ये है 50 माइनस 35। तो टोटल 15 लोग ऐसे हैं, टोटल 15 लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं और इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। टोटल 15 लोग ऐसे हैं। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 हैं, 15 को हम किस प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं, एच माइनस ई। तो ये 15 लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। अब ये अगर केवल हिंदी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये इंग्लिश नहीं बोलेंगे। तो इंग्लिश बोलने वालों को हम क्या करेंगे, अब ये इंग्लिश बोलने वालों को हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो इंग्लिश बोलने वालों के लिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लोग जो हैं ये केवल और केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, एन ई माइनस एच वाले लोग, ये सब क्या है, ये वो नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। अब केवल इंग्लिश वालों के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में वो सभी लोग हैं जो कि हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, और ये लोग जो हैं ये केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो ये 25 से अगर हम 15 माइनस कर देंगे, तो जितने भी लोग हमें प्राप्त होंगे वो क्या बोल सकते हैं, वो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। अब ऐसा कैसे, ये चीज़ हम वेन डायग्राम से समझेंगे। तो एक बार अब नए पेज में हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। नए पेज पे हम क्या कर लेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। बस 1 मिनट का समय दीजिए। नए पेज पे थोड़ा सा एक बड़ा सा वेन डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। अब देखिए ये जो पार्ट है इसमें इंटरसेक्शन के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। अब ये इंटरसेक्शन के पार्ट, अब हमें यहाँ पता चला है कि केवल हिंदी वालों का कौन सा एरिया है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो केवल हिंदी बोल सकते हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं वो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। अब अगर मैं, ये देखिए ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है, इसमें से अगर मैं इस एरिया को माइनस कर दूं, मतलब इसमें से अगर मैं ये एरिया हटा दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम
इस जो है वेन डायग्राम से ये पार्ट और ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दें, इतना पार्ट अगर हम पूरा हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, केवल इतना पार्ट मिलेगा। और इतना पार्ट क्या है, इतना ही पार्ट तो है वो पार्ट जिसमें जो है केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो इसका मतलब ये कि अब हमें क्या करना है, एन जो है ई माइनस एच। तो एन ई माइनस एच के लिए हम क्या करेंगे, एन एच इंटरसेक्शन ई माइनस एन एच माइनस ई। तो अगर हम इंटरसेक्शन यानी कि जो लोग दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं और जो लोग केवल हिंदी बोल सकते हैं, इसमें से हटा देंगे मतलब जो कॉमन है, मतलब ये लोग जो हैं ये दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। और ये वो लोग हैं जो क्या बोल सकते हैं, जो हिंदी, ये केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो अगर हम दोनों लैंग्वेज बोलने वालों में से केवल हिंदी बोलने वालों को हटा देंगे तो वही लोग तो बचेंगे जो केवल और केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये लोग कितने हैं, ये लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 हैं। तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आया, 10। तो 10 लोग ऐसे हैं जो क्या बोल सकते हैं, दोनों लैंग्वेज मतलब ये लोग वो हैं जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश। तो कितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला होएगा, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये वाला जो आपका पार्ट है, ये आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू रख देंगे। एन एच की ये देखिए वैल्यू ये है। चलिए ये मैं आपको करके ये वाला भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए। तो इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर इस पोर्शन में, इस जगह पर हम लोग इसको कर लेंगे। तो ये कैसे होगा देख लीजिए एक बार। तो एन एच यूनियन यानी कि 50 इक्वल टू एन एच है 35 प्लस एन ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। एच इंटरसेक्शन ई कितना है, 25। अब अगर 35 में से 25 माइनस हुआ तो बचा 10। अब 10 प्लस एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अब 10 प्लस एन ई। तो एन ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 जो है इधर उठकर आ जाएगा और 50 से माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 40। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यहाँ पर सही से विजुअल ना हुआ हो, सही से आपको ना दिखा हो, तो ये वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में आप सभी वैल्यू रख करके एक बार खुद से इस क्वेश्चन को करिएगा, आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा ईजी है ये क्वेश्चन, अगर आप इसको सही से समझ पाए हो तो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इन अ क्लास 35 स्टूडेंट्स, 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड द नंबर ऑफ students who have taken economics but not mathematics if it is given that each student has taken either mathematics or economics or both। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 35 हैं। फिर 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, मतलब जो मैथमेटिक्स जिन्होंने ली है उनका सेट हम क्या मान लेंगे, एम है।
और जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया उनका सेट हम क्या मान लेंगे, ई है। तो मैथमेटिक्स कितने लोगों ने ली है, एन एम क्या है, कितने लोगों ने ली है, 17। 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब 10 ऐसे हैं जिन्होंने केवल और केवल मैथमेटिक्स ली है, इकोनॉमिक्स नहीं ली है। तो इसका मतलब हम उसे क्या लिख लेंगे, एम माइनस ई। तो ये कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथमेटिक्स भी ली है और इकोनॉमिक्स भी ली है। मतलब हमें निकालना है एम यूनियन ई। तो एम यूनियन ई का फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ा है। उससे पहले हम क्या कर लेंगे, उन वो स्टूडेंट्स निकाल लेंगे जिन्होंने केवल और केवल इकोनॉमिक्स ली है और मैथ्स नहीं ली है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, उसके लिए हम लोग कर लेंगे 17 माइनस 10। तो 7 लोग ऐसे हैं, यानी कि मैंने इसमें से ये माइनस किया है, यानी कि नंबर ऑफ जिन्होंने केवल मैथमेटिक्स ली है उनमें से मैंने माइनस कर दिया है जिन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स ली, मतलब जिन्होंने मैथमेटिक्स ली है। अब इन्होंने या मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों ली हो सकती है, या तो सिर्फ मैथमेटिक्स ली हो सकती है। इसलिए इसमें से जो भी बच्चे बचेंगे उन्होंने क्या है, मैथमेटिक्स भी ली हुई हो सकती है और इकोनॉमिक्स। अब ये जो बचे हुए बच्चे हैं 7 बच्चे, इन्होंने क्या है, इन्होंने केवल इकोनॉमिक्स ली है। इसलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमें निकालना है हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, मतलब हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है। अब यूनियन निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले निकालना है हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एन एम इक्वल टू एन एम माइनस ई प्लस एन एम इंटरसेक्शन ई। मतलब यहाँ पर अब क्या है कि मैथमेटिक्स लेने वाले जो हैं, जितने भी जिन्होंने मैथमेटिक्स ली है, तो इसमें वो सभी बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स या तो सिर्फ मैथमेटिक्स ली है या फिर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों ली है। तो इस कारण से अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें निकालना है कि किन बच्चों ने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है हमें इनका। तो ये एक फॉर्मूला है कि जिन भी बच्चों ने जो है ये लिया है, जिन भी स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स ली है, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स ली है और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों ली है, उन वो जो है वो इक्वल होंगे जिन बच्चों ने सिर्फ मैथमेटिक्स ली है या फिर दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, उनका एडिशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कि ये कितने हैं, ये जो है ये टोटल कितने बच्चे हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो ये टोटल 17 बच्चे हैं और ये कितने हैं, ये 10 हैं, प्लस यहाँ पर एम इंटरसेक्शन ई। तो यहाँ पर एन एम इंटरसेक्शन ई जो है वो क्या हो जाएंगे, वो 7 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों ली हैं, 7 ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकाल लेना है कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। मतलब इन लोगों ने इकोनॉमिक्स तो ली है मगर मैथमेटिक्स नहीं ली है। मतलब क्या है, हमें निकालना है एन ई माइनस एम। तो एन ई माइनस एम का मतलब है कि जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स तो ली है मगर मैथमेटिक्स नहीं ली है। इसका मतलब हमें क्या करना है कि ये जो जितने भी बच्चे हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि ई यूनियन एम। और हाँ, ये मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया था कि सभी बच्चों ने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया है, इस कारण से एन एम यूनियन ई में जो स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 35, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 35 हैं, टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, 35 हैं। इस कारण से यहाँ पर जो यूनियन इन लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा 35, क्योंकि हर स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया हुआ है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं।
तो ये यूनियन जो होएगा इनका, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, उनमें से हम वो स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे जिन्होंने मैथ्स ली हुई है, सिर्फ मैथ्स ली हुई है। तो ये हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर हमें इसकी तो वैल्यू पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम लोग बिना डाले आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 35 है और इसकी वैल्यू क्या है एन एम की 17। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 18। तो ये जो 18 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने केवल और केवल इकोनॉमिक्स ली है और मैथ्स नहीं ली है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम लोग अगर यहाँ बढ़ें तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो यहाँ पर ये एन नहीं है, ये क्या है, ये बी है, ये बी है। एक सेकंड आप टाइम दीजिए थोड़ा सा। ये बी है। तो अब जो है ये क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या एन ए दिया हुआ है 20, एन ए यूनियन बी आपको दिया है 42 और एन ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है 4। और आपको क्या निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में एन बी। तो आपने अभी ऊपर एक फॉर्मूला देखा जो मैंने लगाया था कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू तो पता है 42 है और इसकी भी वैल्यू पता है 20 है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम इसे ऐसे ही रख देंगे और यहाँ पर -4 कर देंगे। अब 20 से पहले 4 माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो 16 को क्या करेंगे, 16 को उठा के हम इधर ले 42 से माइनस हो जाएगा। 42 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 42 माइनस 16 आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26। तो ये जो है आपका एन बी, मतलब बी में कितने एलिमेंट हैं। अब इसका सेकंड पार्ट लगा लेते हैं। सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है एन ए माइनस बी। तो एन ए माइनस बी को निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले समझ लें एन ए माइनस बी होता क्या है। मतलब एन ए माइनस बी का मतलब है जो एलिमेंट्स ए में हैं परंतु बी में नहीं है। क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स ए में तो हैं परंतु बी में नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी कर देंगे कि जो एलिमेंट्स ए में तो हैं मगर बी में नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होएगा, एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है, मतलब वो तो दी हुई है 4 दी हुई है और माइनस एन बी में एक सेकेंड सॉरी, हम लोग यहाँ पर यूनियन रखेंगे, इंटरसेक्शन नहीं रखेंगे। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर यूनियन रखेंगे, इंटरसेक्शन नहीं रखते हैं। तो यूनियन में कितने एलिमेंट हैं, 42 एलिमेंट हैं, माइनस एन बी में कितने एलिमेंट आए हैं, 26 आए हैं। 42 माइनस 26 कितना होता है, 42 माइनस 26 जो होता है हमारा 16 होता है। ये क्या होता है, ये हमारा 16 होता है। तो 16 एलिमेंट्स जो हैं वो ए में तो होंगे मगर बी में नहीं होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन बी माइनस ए। तो इसका भी फॉर्मूला देखिए, मैं लिख देता हूँ और क्वेश्चन आप, चलिए क्वेश्चन भी मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। एन बी माइनस ए, चलिए ये आपको क्या करना है, ये आपको आंसर कमेंट्स में देना है। चलिए एक बार को फॉर्मूला मैं ही लिख देता हूँ, फॉर्मूला आपको मैं दे देता हूँ। फॉर्मूला इसमें क्या होएगा, एन ए यूनियन बी माइनस एन ए। मतलब क्या, एन ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो
क्या होंगे, वो सभी एलिमेंट्स होंगे, वो जो एलिमेंट हैं वो दोनों सेट में होंगे। और अगर हम उसमें से ए माइनस कर देंगे तो केवल और केवल उसमें बी के ही तो एलिमेंट्स बचेंगे, और यही हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये फॉर्मूला रख के आप लोग वैल्यू निकाल के आंसर जो है कमेंट में कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं आज की वीडियो के एंड पे। तो आज की वीडियो के एंड में हम दो ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपका एक तरह से कह सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स में मोटिवेशन बिल्ड करने वाले हैं। तो ये क्या है, ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है हमारे। तो ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो कि जेई के PYQ हैं। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमारा जेई मेन 2000 2023 का PYQ है। क्या है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये हमारा जेई मेन 2023 में आ रखा है बिल्कुल। तो अब हम लोग इसको करने वाले हैं। आप लोग चेक भी कर सकते हैं गूगल में सर्च करके इस क्वेश्चन को। ये जेई मेन 2023 का PYQ है, आ रखा है जेई मेन 2023 में। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, जो आपने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था और अब तक आप लोग भूल ना गए हों इसलिए बता दे रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया है n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू z मतलब z मैंने आपको शुरू में बताया था कि z जो होता है वो इंटीजर के लिए हम लोग डिनोट करते हैं। तो तो मॉड ऑफ n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 इज लेसर देन 6। और b क्या दिया हुआ है, b सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में n बिलोंग्स टू z, यानी कि ये भी इंटीजर से बिलोंग करता है। और सच दैट n बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 4, 10। क्लोज ब्रैकेट आपको याद होएगा कि ये जो है ये इंक्लूड कर रहा है 4 और 10। ये क्लोज ब्रैकेट इंक्लूड करता है 4 और 10 दोनों को, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट लगा है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट पावर ए इंटरसेक्शन बी द पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो P होता है ये पावर है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है उसकी पावर क्या होगी। पावर का मतलब होता है कि मतलब इसमें इन दोनों इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ये समझ लीजिए आप। तो अभी हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको ए सेट को हम लोग उसको कन्वर्ट करने के लिए रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले हम लोग इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड हटाएंगे और इसको क्या कर लेंगे, -6 से ये ग्रेटर होएगा क्या, n स्क्वायर माइनस टेन एन प्लस 19 और इधर 6 लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर देंगे। n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 और इज़ लेसर देन 6। तो अब हम तो क्या करेंगे कि 6 को उठा करके इधर ले आएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब इस इनइक्वालिटी को मैं क्या करूँगा, मैं इस इनइक्वालिटी को डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। तो ये जो है ये श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व होएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, वो कुछ इस प्रकार से आएगा 5 + -2√3। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका आंसर, है ना। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व होएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने के लिए मैंने इसे ऐसे ही सॉल्व कर लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 2√3 है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो है 3.46। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस करेंगे, प्लस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, प्लस करने से हमें मिलेगा कि ये जो है अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 8.46 मिलेगा। और अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस करने पे हमें मिलेगा कि ये जो है 1.46 से क्या है, छोटा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सेट अब बनेगा, क्या कौन सा सेट बनेगा, ए सेट जो हमारा बनेगा इसके हिसाब से -6 के हिसाब से एज पर +6 के हिसाब से जो हमारा ए सेट बनेगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 1.46। यानी कि ये किससे छोटा है, मतलब 2 आएगा।
2 3 4 5 6 7 और 8 ये सभी एलिमेंट क्या आ जाएंगे, इस सेट में आ जाएंगे। अब जैसा कि ये 1.46 से क्या है, 1.46 से बड़ा है। अब अगर ये 1.46 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, अब ये एक इंटीजर है, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ए सेट हम उसी के हिसाब से रखेंगे। अब 1.46 के बाद जो पहला इंटीजर आता है वो कौन सा आता है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 और 8.46 के पहले कौन सा इंटीजर आएगा, 8। तो इस हिसाब से हमारा ये ए सेट बनेगा, किसके किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में। अब उसी प्रकार से हम जो है उसके -6 रख के कर लेंगे, -6 से जो लेस देन है तो उसके हिसाब से कर लेते हैं, n² - 10 + 19 क्या है, -6 से क्या है, बड़ा है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, उस हिसाब से ये हो जाएगा n² - 10n + 25। तो अगर आप ये देखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये है, ये हमारा है स्क्वायर, किसका स्क्वायर, n माइनस किसका, n-5 का होल स्क्वायर है ये हमारा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इज़ ग्रेटर दैन 5, n इज़ ग्रेटर दैन 5। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, n को छोड़ करके बाकी, मतलब 5 को छोड़ करके बाकी सभी इंटीजर हम यहाँ पर ए सेट में इंक्लूड करेंगे। तो ये जो हमने ए सेट लिखा है इसमें हम 5 को छोड़ करके बाकी सभी इंटीजर हम इसमें लिखेंगे, मतलब 2 3 4 6 7 और 8 ये सभी इंटीजर जो है 5 को छोड़ करके ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ए सेट बन गया। उसी प्रकार से आप बी सेट को देख लीजिए। बी सेट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, बी सेट में हमें दिया है 4 से लेकर के 10 तक, जिसमें 4 और 10 दोनों इंक्लूड होएंगी। और जैसा कि ये इंटीजर सेट है तो हम इसको लिख भी सकते हैं ईजिली। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि उसमें रियल नंबर से बिलोंग करते थे एलिमेंट्स, तो रियल नंबर से अगर बिलोंग करते हैं तो फिर वैल्यूज़ लिखना इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी, तो इनफाइनाइट वैल्यू को वी कांट राइट। तो अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, इसमें हमारी क्या आ जाएंगी, 4 5 6 7 8 9 और 10 ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये सभी बी सेट में आ जाएंगी वैल्यूज़, ये सभी किस में आ जाएंगी, बी सेट में हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब ये हमारा जो है हो गया, बी सेट में ये सब वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जैसा कि हमें पावर निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी की पावर निकालने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी की पावर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो हम ए इंटरसेक्शन बी सेट निकाल लेते हैं पहले। अब क्या कर लेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी को निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को निकालने के लिए आप देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी को पहले हम जो है नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर बी कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे हमें फिर। तो बी को हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बी को लिख लेते हैं। अरे ये क्या हो गया यार, तो बी को हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10 ये सभी। अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 2 जो है 2 और 3 बी में नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकते हैं। और 9 और 10 ए में नहीं है, यानी कि आप देख, और 5 भी नहीं है ए में। तो इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं, 4 6 7 और 8 इनके सिवाय और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पी ऑफ पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का स्क्वायर। तो अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं। तो आप इतने समझदार हैं कि एलिमेंट्स तो गिन ही लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स जो हैं हमारे वो कितने प्रेजेंट हैं,
वो प्रेजेंट हैं 4 एलिमेंट आर प्रेजेंट हेयर। तो यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट आर प्रेजेंट हेयर। तो इसका मतलब अब हम लोग ईज़िली 4 का स्क्वायर करके क्या करेंगे, अपने आंसर को निकाल लेंगे। और हम लोगों ने कुल 4 से 5 मिनट में एक जेई के क्वेश्चन को क्या कर दिया है, क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लिया है हमने एक जेई के क्वेश्चन को, बस 5 से 6 मिनट लगे हैं हमें इसे करने में, ये देखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एक और ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन, और ये भी जेई मेंस का PYQ है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन। ये हमारा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन, एक और ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या है। इन अ स्कूल देयर आर, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड। Some students play 2 types of games but none play all 3. Which of the following Venn diagrams can represent the set of students who play at least 2 games? मतलब यहाँ पर वैसे तो इस जगह पे आपको 4 ऑप्शन मिलने चाहिए थे, मगर आपको 4 ऑप्शन नहीं मिले हैं, मगर आपको इस प्रकार का वेन डायग्राम मिला है। तो वैसे तो ये इसका सही आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। मगर अब मैं आपको इसका सही आंसर दिखाऊंगा, मतलब कि अब मैं आपको इसका एक सही वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैसा कि 3 हमें चाहिए, 3 सेट, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा क्या बड़ा वेन डायग्राम चाहिए। तो एक बड़ा सा वेन डायग्राम बना लेंगे यहाँ पर। ये एक सेकंड, थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। जेई का क्वेश्चन है तो थोड़ा सुंदर होना चाहिए भाई। तो इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, ये सी है। तो अब हमसे कहा गया है कि नन प्ले, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि नन प्ले ऑल 3, मतलब पहले कलर चेंज कर देते हैं, या फिर चलिए हाइलाइटर से काम चलाते हैं। इसके लिए हाइलाइटर ज़्यादा सही रहेगा, तो हाइलाइटर का कलर हम येलो कर देते हैं। तो क्या है कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारा पोर्शन क्या रहेगा, ये बिल्कुल खाली रहना चाहिए। हाइलाइटर से कुछ मज़ा आ नहीं रहा है, तो हाइलाइटर नहीं इस्तेमाल करेंगे, कलर ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पोर्शन रहेगा, ये जो एरिया रहेगा, ये किसी भी ऑप्शन में कलर्ड नहीं रहना चाहिए। ये क्या रहेगा, ये कलर्ड किसी भी ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए। तो इस यहाँ से कलर हम हटा ही लेते हैं सबसे पहले, कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो स्टूडेंट हैं, कोई भी जो यहाँ पर प्लेयर है, वो तीनों गेम्स नहीं खेल सकता है। तो यहाँ पर ये पार्ट नहीं फिल होना चाहिए। देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। सम स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, मतलब कोई भी आंसर होगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं नोट किया गया है, सभी ऑप्शन इसके नहीं नोट किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये वाला एरिया कलर्ड दिख रहा है, ये वाला एरिया कलर्ड दिख रहा है, या फिर ये वाला एरिया आपको कलर्ड दिख रहा है, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि सम स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम्स बट नन प्ले ऑल 3। तो इस प्रकार से अगर ये तीनों पोर्शन किसी भी ऑप्शन में कलर्ड होंगे, आप एक बार इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करिएगा, गूगल लेंस पे जा कर के आप सर्च कर लीजिएगा कि मतलब किस तरह से इसके मतलब ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो उनमें से जिस भी ऑप्शन में ये 3 पोर्शन कलर्ड होंगे, जो कि मैंने इस टाइम पे येलो से कलर कर दिए हैं, तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो आज जो हमने जो सेट चैप्टर है वो पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है, पूरा चैप्टर, हर एक चीज़। अब आप अगर NCERT भी लेके बैठेंगे, NCERT RS अग्रवाल, RD शर्मा के भी जो है आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। जो भी मतलब RD शर्मा में आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन आप
RD शर्मा से बना सकते हैं। तो अब हम लोग होमवर्क की बात कर लेते हैं कि आपको पीछे क्या क्या होमवर्क मिला है। तो देख लेते हैं किस पेज नंबर में आपको, शुरू से हम लोग अब जो है पेज नंबर 1 पे एक बार पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा रहा पेज नंबर 1। अब हम देखते हैं पेज नंबर 1 से आपको कहाँ कहाँ होमवर्क मिला है। तो अब आपको होमवर्क में क्या कर लेना है, होमवर्क में आपको पेज नंबर 16, 18, 23, 24, 25 और 32 पे, यानी कि 16, 18, 23, 24, 25 और 32, इन सभी पेजेस पर आपको क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पर दिए गए हैं। तो वो सभी होमवर्क को आप ज़रूर कर लीजिएगा, उससे आपको जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्प मिलेगी और आपका जो है कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस लगाने के लिए मोटिवेशन बढ़ेगा। साथ ही साथ आप लोग अब ये सभी क्वेश्चन लगाने के बाद आप अपनी NCERT तो बिल्कुल जो है गर्दा उड़ा देंगे, और साथ ही साथ RS के क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजिली बनने लगेंगे, और RD शर्मा के जो है आपको 80% क्वेश्चन जो है पूरी तरह से बन जाएंगे। और सभी नोट्स लिख लीजिएगा, ये नोट्स आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कर देगा। इवन आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो होंगे वो भी इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपके बनने लगेंगे। और इसी के साथ अब जो है आज हमने सेट्स कवर किया है। ऐसे ही हम 2026 और आपके जो 2027 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं क्लास 11th के लिए, और जो है आप इस चैनल से अपने JEE के लिए जो है आपको हेल्प मिलती रहेगी। आप इससे अपने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, और जो है आपको 11th के जो 2027 में आपके स्कूल एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और मैथ्स के लिए अभी हमने सेट्स चैप्टर शुरू किया है। बहुत जल्दी आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी मिलेंगे, और मैथ का अगला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन भी आपको जल्द ही मिलेगा। इसी के साथ साइनिंग ऑफ। मैथ्स